Hello guys, welcome to Lukman IAS, and we are coming with the 400 Dreams All India Scholarship Test commencing on Saturday 10th of June 2023. The test mode will be offline as well as online. The classes will be online as well as offline. And the top 10 rankers will get the 11 months GS Foundation course absolutely free, and the remaining will get the concession as per their score. So offline test centers will be Bangalore, Chennai, Delhi, Hyderabad, Indore, Lucknow, Pune, Patna and Prayagraj. And here we have our first candidate from the 400 Dreams Scholarship Test, Nitish Rajora, who scored rank 268 in UPSC CSE 2020. So here is the QR code, scan it and register yourself for the scholarship test. Thank you. हेलो, आई एम स्मृति मिश्रा। मेरी यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा में चौथी रैंक आई है। ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। मैं पहले 2 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए सिंस मैं 2 बार असफल रही हूँ, तो पहले मैं मार्क्स बताती हूँ कि मेरे प्रीलिम्स में कितने आए थे पहले 2 अटेम्प्ट में। तो जीएस में 2020 में जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था, उसमें जीएस में 72 आए थे और सीसैट में 70 आए थे। तो जीएस की प्रिपरेशन वो बेसलाइन प्रिपरेशन नहीं थी जो एक रिक्वायर्ड होती है। फिर मैंने 2021 में जब अटेम्प्ट दिया तो मेरे जीएस में 120 आए थे और सीसैट में 63 आए थे। इस बार मैंने सिंस फॉरेस्ट्री का भी भरा है तो मुझे प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं पता, बट अराउंड 95-96 होंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ये रियलाइज़ हुआ था कि एक बेसलाइन लेवल ऑफ प्रिपरेशन चाहिए जो सब बच्चे करते हैं, जो क्वालिफाई करते हैं। वो लेवल मेरे अंदर मिसिंग था। तो उसको तैयार करने के लिए सबसे पहले तो मैंने कमियां देखी। पहले आइडेंटिफाई किया कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो मैंने देखा कि जो बहुत मामूली सवाल होते हैं, और मैं मामूली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो सीधे बुक से आते हैं, जो मामूली सवाल होते हैं मैंने उसमें गलतियाँ की थी। वो सिंपल मिस्टेक करना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इतने बड़े एग्ज़ाम में। तो वो वाली जो मिस्टेक्स थी उसको क्लैरिफाई करने के लिए मैं बेसिक बुक्स पे गई। मैंने एनसीईआरटी उठाई, एनसीईआरटी पढ़ी, एनसीईआरटी 2-3 बार पढ़ी। उसके बाद जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं वो पढ़ी। जब मैं 2-3 बार पढ़ी उसके बाद मैंने नोट मेकिंग स्टार्ट की। ये नहीं कि मैं पढ़ते पढ़ते पहले ही तुरंत ही, मैं भले ही लिख के कोई वर्ड्स लिख के पढ़ते वक्त, बिकॉज वो फीलिंग आती है पढ़ते वक्त कि आप लिख रहे हो, तो मैं भले ही लिखती थी लेकिन वो नोट्स नहीं बनाना होता था, वो अलग तैयारी होती थी। बट मैं जैसे प्रीलिम्स एग्ज़ाम के पहले जो मैं रेफ़र करूँगी, जो वो वाले नोट्स होते थे वो मैं तीसरे चौथे रीडिंग के बाद ही बनाए। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि पढ़ते वक्त लग रहा है सब चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है। आपको इम्पॉर्टेंट इसलिए लगता है क्योंकि आपको वो फेमिलियरिटी नहीं है उस टॉपिक से। जब आप फेमिलियर हो जाते हो तो अपने आप चीज़ें आसान हो जाती हैं। और जो सिर्फ याद रखने वाली चीज़ें होती हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे हिस्ट्री हो गए या फिर ज्योग्राफी हो गए, वो जो कीवर्ड्स होते हैं वो सिर्फ आपको वो देख के पूरा टॉपिक याद आ जाता है। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप नोट मेकिंग आप ऐसे ही करें। फिर उसके साथ साथ आप जो पढ़ रहे हो और जब आप अटेम्प्ट करते हो तो आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो, उसके साथ ही उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करिए। मैंने इसके लिए 2-3 ऐप्स हैं वो इंस्टॉल किए थे, बिकॉज बहुत इंस्टिंक्टिवली होता है कि हम अपना तुरंत फ़ोन उठा लेते हैं। तो फ़ोन हाथ में हमेशा रहने के कारण उसको अब आप पॉजिटिवली कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कुछ 2-3 ऐप्स हैं जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बेस्ड हैं। कोई रैंडम टेस्ट सीरीज़ नहीं है वो एक नॉलेज ऐप है, उसमें सिर्फ PYQ सेगमेंट में, और कुछ रिकमेंड नहीं करती उस ऐप में। एक PYQ सेगमेंट क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशंस भी हैं। बाकी एक UPSC प्रेप करके ऐप है। ये दोनों ऐप्स मैंने इंस्टॉल किए थे, और मैं सिंस मैं कॉलेज भी जाती थी तो मेट्रो में सॉल्व करते हुए आपको प्रीवियस ईयर्स की एकदम थरो नॉलेज होनी चाहिए। आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इनफैक्ट काफ़ी प्रीलिम्स का जो प्रिपरेशन होता है, काफ़ी सारा चीज़ें वो आपको प्रीवियस ईयर्स पे बेस्ड होता है। क्वेश्चंस खुद रिपीट होते हैं। इकोनॉमिक्स में तो क्वेश्चन मैंने खुद ही देखा है अपनी आंखों से रिपीट होते हुए 21 और 22 में।
साथ ही साथ थीम्स जो होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते हैं, सेम थीम पे सवाल आते हैं। साइंस एंड टेक में ऑप्शन को लेकर एक नया सवाल बना देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रीलिम्स में जो PYQ हैं, अगर आप देखें, सवाल देखें और तो आपको पता चल जाए कि नहीं ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है और वो आप गलत नहीं कर सकते। जब आप तो मैंने इसके लिए जो वो वाली प्रैक्टिस होती है, तो मैं रोज़ 50 सवाल सॉल्व करती थी मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे में CSAT प्रैक्टिस करती थी। संडे इनफैक्ट मैं फुल लेंथ टेस्ट देती थी, एक बेसलाइन प्रेपरेशन। वो एक डिसिप्लिन ज़रूरी है। और कंसिडरिंग कि मेरे लिए बहुत बड़ा वो था सिर्फ 72 मार्क्स लाना पहले अटैम्प्ट में, तो मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी कि जो वो है एक सिंसियरिटी और एक रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है प्रीलिम्स। आपको एकदम बच्चों की तरह पढ़ाई करनी होती है, जैसे अगर आप रिवर्स याद कर रहे हैं या फिर आप माउंटेन रेंजेस याद कर रहे हैं, तो अपनी पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करके मैं पढ़ती थी। मैं बोलती थी मम्मी ये पूछ लो, भैया ये पूछ लो। वो एक बहुत ही मैंने बचपना उससे, जैसे हम लोग बचपन में याद करते हैं वैसे मैंने वैसी प्रिपरेशन की थी कि ताकि चीज़ें याद रहें। जो ये वाली एक स्किल होती है मेमोराइजेशन, वो वाली जो आजकल काफ़ी टेक्निक्स भी हैं, अंकी टेक्निक है, पोमोडोरो मेथड है पढ़ने का, टेक्नोलॉजी का इस तरह से यूज़ किया था। CSAT के लिए फिर उसके बाद 120 मार्क्स ये रिफ्लेक्ट हुआ GS में, बट CSAT में 63 आए थे 2021 वाले अटेम्प्ट में। तो तब मैंने रियलाइज़ किया ऐसा नहीं था कि मैथ्स नहीं आती थी या इंग्लिश नहीं आती थी, ऐसा था कि मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कर लिए थे। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि कि ये एम्बैरेसिंग है मेरे लिए एक्नॉलेज करना कि मुझे मैथ्स नहीं आती, बट मैं इसलिए कह रही हूँ ये सच्चाई है, क्योंकि हम जिस माइंडसेट से एग्ज़ाम दे रहे होते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। तो जैसे CSAT में 80 सवाल होते हैं, तो मैंने सोचा कि अगर मैं इंग्लिश नहीं कर पा रही हूँ तो ये कोई बहुत बुरी चीज़ है। जबकि जो इंग्लिश के सवाल हैं वो इस तरह डिज़ाइंड होते हैं कि वो क्रिटिकल रीजनिंग टेस्ट करते हैं। तो वो जो क्वेश्चन के फ्रेमवर्क होते हैं जिसमें पूछता है व्हाट इज़ द मोस्ट लॉजिकल अजम्पशन, या व्हाट इज़ द मोस्ट लॉजिकल कॉरिडरी, या व्हाट इज़ द इन्फेरेंस यू कैन ड्रॉ आउट ऑफ इट। तो अगर मैं सेम पैसेज पे ये 3 अलग अलग वो बनाऊँ सवाल, तो तीनों के अलग अलग आंसर होंगे। ये चीज़ समझने के लिए मैं फिर से अपने जो बेसिक्स होते हैं प्रीवियस ईयर्स पे गई। इनफैक्ट मैंने कोचिंग भी ली CSAT के लिए, मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए, बिकॉज कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं भूल गई थी। तो अब अपनी ईगो साइड रख के कि नहीं मुझे सब आता है, या फिर ये तो इंग्लिश है, इंग्लिश हो जाएगी, या तो ये तो बेसिक मैथ्स है, वो चीज़ अलग होती है। बट आप ये याद रखना ज़रूरी होता है कि CSAT का पेपर आप ऑलरेडी जब आप GS लिख चुके होते हो, फिर एक ब्रेक होता है और वो जो मई जून की गर्मी होती है उसके बाद अटेम्प्ट कर रहे होते हो, वो बहुत अपने आप में ही चैलेंज होता है। बिकॉज आप बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो सकते हो, लेकिन वो वाला जो क्या कहते हैं, एक तरह से वो एक्सटर्नल चैलेंजेस होते हैं, आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो सकते हो। तो CSAT के लिए फिर एक स्ट्रैटेजी मैंने बनाई कि मुझे एक ऑप्टिमम नंबर ऑफ़ सवाल करने हैं। इतने नहीं कि मैं अपने दिमाग में डिसाइड कर लूँ कि मुझे 60 सवाल करने हैं या मुझे 55 करने हैं। मुझे जितने आए 45 के प्लस, 40 के प्लस जितने आए उतने करने हैं, क्योंकि आपको बस क्वालिफाई करना है, आपको ईगो पे नहीं लाना। तो अगर मुझे इंग्लिश में डाउट हो रहा था किसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में या किसी पैसेज में, तो वो मैं छोड़ देती थी। वो फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब यानी इस वाले अटेम्प्ट में मैंने इस तरह से, और साथ ही साथ रेगुलर प्रैक्टिस CSAT के लिए भी ज़रूरी है, बिकॉज लेवल टफ होता जा रहा है। भले ही बोलें कि 10th लेवल की आती है मैथ्स, बट आई वुड से कि अगर आप CAT के पेपर प्रैक्टिस करें, कुछ MBA की कोचिंग्स या फिर GMAT की कोचिंग से सवाल लेके प्रैक्टिस करें, वो एक अप्रोप्रिएट मार्कर हैं रादर देन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इस वक्त CSE कोचिंग इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह से मैंने CSAT की प्रिपरेशन की। और प्रीलिम्स के लिए जैसे मैंने बताया कि मैं रेगुलरली टेस्ट लिखती रही, तो मैं 50 क्वेश्चंस एवरी डे। इससे क्या होता है कि अगर आप एक उस माइंडसेट में घुसते हो कि मुझे आप कोई भी पेपर दे दो, मैं 50% ले आऊँगा, और 50% ही जाती है प्रीलिम्स की कट ऑफ। इनफैक्ट अब तो कम हो रही है, इस साल 88 ही थी, तो जनरल के लिए 88 ही थी। तो
वो वाला जो माइंडसेट होता है कि आप मुझे कोई भी पेपर दे दीजिए, मैं उसमें 200 में से 100 नंबर ले आऊँगी या फिर 100 में से 50 नंबर ले आऊँगी। उसके लिए मैंने बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस किए और कई लोगों के लिए दूसरी स्ट्रैटेजी भी काम करती है, बट मुझे एक कॉन्फिडेंस एक अपने अंदर आता है कि मैंने इतने पेपर्स किए हैं, मैंने इतने वो किए हैं, टेस्ट सीरीज़ की है, इतना मेरे प्रीवियस क्यूएस क्वेश्चंस टिप्स पर हैं। तो वो वाला जो माइंडसेट, आप एक विनर्स माइंडसेट जिसको बोलते हैं, जब वो डेवलप हो जाता है तो आप प्रीलिम्स ऐसे जाकर आपका थोड़ा सा स्मूथ सेलिंग होता है। ऐसा नहीं है कि नर्वसनेस नहीं होती, एंग्जाइटी नहीं होती। साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो मुझे लास्ट ईयर भी मिली थी, मतलब पर्सनली नहीं बट मैंने एक वीडियो में ही देखी थी, कि आप प्रीलिम्स ऐसे मत अटेम्प्ट करिए जैसे ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, आप प्रीलिम्स ऐसे अटेम्प्ट करिए जैसे ये मॉक एग्ज़ाम है। तो लोग बोलते हैं कि मॉक को ऐसे करो कि एक्चुअल एग्ज़ाम है, मैं उसका उल्टा, मैं उनको क्रेडिट नहीं दे पा रही बिकॉज मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, बट एक सीनियर ऑफिशियल हैं, वो सर्विस में गए थे तो उन्होंने वीडियो ऐसे ही बनाई थी और उन्होंने बोला था कि आप मॉक को ऐसे मत दो कि प्रीलिम्स है, आप प्रीलिम्स को ऐसे दो कि मॉक है। तो थोड़े उस कॉन्फिडेंस से जाना ज़रूरी होता है। वो कॉन्फिडेंस आपका पीछे आपने जो हार्डवर्क किया है उससे आता है। मेंस प्रिपरेशन के लिए तो आप प्रीलिम्स के पहले मेंस प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो। इनफैक्ट सिविल सर्विसेज की जर्नी ही आप मेंस प्रिपरेशन से स्टार्ट करते हो। सब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं और तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप प्रीलिम्स के 5-6 महीने पहले तक मेन स्पेसिफिक टॉपिक ख़त्म करके रख लें, जैसे एथिक्स है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, सोसाइटी है, और ये वाली चीज़ें आपके नोट्स बनाकर, और ऑप्शनल ये इन सब के आपके नोट्स अगर बहुत डायनेमिक नहीं है ऑप्शनल, तो आपके नोट्स इनफैक्ट एक पेपर भी ऑप्शनल का फिनिश हो जाए तो वो सफिशिएंट रहता है, मैनेजेबल रहता है। तो मैंने ऑप्शनल खैर बाद में बात करती हूँ, पहले जीएस के पेपर्स में तो मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री और एथिक्स और जो मेन स्पेसिफिक पेपर हैं सोसाइटी, इससे रिलेटेड काफ़ी नोट्स, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये सब इससे रिलेटेड काफ़ी नोट्स मैंने पहले से बनाए हुए थे। और सिंस ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था तो वो नोट्स कंसोलिडेट भी होते गए थे। GS1 से स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादातर स्टैटिक रहता है, लेकिन कुछ कुछ डायनेमिक पोर्शन हैं जैसे सोसाइटी है, एंड इनफैक्ट ज्योग्राफी में जो करंट इवेंट्स हैं वो बहुत जो न्यूज़ में रहते हैं उनको छोड़ दें तो ज़्यादातर स्टैटिक था। और मैंने प्रीलिम्स के साथ साथ ही इसके प्रीलिम्स प्रिपरेशन के साथ साथ ही इसके भी नोट्स बना के रखे थे। NCERT फॉलो की थी ज्योग्राफी के लिए, मैंने बहुत ज़्यादा GC लियोंग नहीं पढ़ पाई थी, समझ में भी मुझे कम आती थी GC लियोंग, तो ज्योग्राफी के लिए मैंने पूरी NCERT पे ध्यान दिया। PMF IAS एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, मैं मैंने सब्सक्राइब किया, इनफैक्ट मैंने बुक्स परचेज़ की हैं उनसे, अभी उनकी ज्योग्राफी की भी बुक आई है तो वो वाला PDF मैंने परचेज़ किया था उनसे। और फिर उसके बाद हिस्ट्री के लिए मैंने शेखर बंदोपाध्याय पढ़ी थी क्योंकि थोड़े एनालिटिकल सवाल आते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने टॉपर्स के नोट्स एक बहुत जो स्टैंडर्ड वो होते हैं, बिकॉज़ वर्ल्ड हिस्ट्री मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग सूट नहीं था, तो मैंने टॉपर्स के नोट्स 2-3 जगह से कलेक्ट कर लिए थे। एंड इस बार सवाल नहीं आया था वर्ल्ड हिस्ट्री से, तो मैं उस सेंस में लकी भी थी। सोसाइटी के लिए मैंने एक टेलीग्राम पे चैनल है UPSC हाइलाइट्स बाय विकास कानाकोलू, उनके वो टैग कर देते हैं, जैसे कोई टॉपिक होता है तो वो न्यूज़पेपर के क्लिपिंग्स और उस पर नोट्स लिख कर देते हैं। तो जब मैं नोट्स बनाने बैठती थी मैं वो सर्च कर लेती थी, रिवर्स सर्च कर लेती थी, जैसे सेक्युलरिज्म है, कम्युनलिज्म है, वो मैं सर्च कर लेती थी तो उससे रिलेटेड न्यूज़पेपर, ओपिनियन पीसेस, सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह आ जाती थी। दिस इज़ बेटर देन गूगल पे सर्च करना, बिकॉज वो बहुत ऑप्टिमाइज़ करके गूगल पे रिज़ल्ट आते हैं और आपके जो रेलेवेंट रिज़ल्ट्स हैं वो नीचे चले जाते हैं। तो इसके लिए तो GS1 की प्रिपरेशन मैंने इस तरह की। GS2 में मेरे 130 मार्क्स आए हैं और वो इसलिए भी क्योंकि मेरा बैकग्राउंड अब लॉ में भी हो गया है, तो लॉ की पढ़ाई वैसे ही बहुत काम आई। तो मैंने लक्ष्मीकांत के अलावा मेरे कॉलेज के नोट्स थे जो मैं बनाती थी, उससे बहुत हेल्प ली। मेरी बुक्स भी थोड़ी एडवांस थी, तो ये मैं, हालांकि ये अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है जो कि अगर आपका लॉ बैकग्राउंड नहीं है तो आप लॉ की जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो वाली किताबें ले लें, ऐसा मत करें।
ये मैं लकी हो गई थी कि मुझे नंबर आ गए इसमें। तो मैंने वही स्टैंडर्ड सोर्स तो लॉ की पढ़ाई मेरे उससे कवर हो गई थी। पॉलिटी इनफैक्ट काफ़ी हद तक कॉन्स्टिट्यूशन मेरा कॉलेज के थ्रू कवर हो गया था। बाकी उसके लिए आईआर के लिए और गवर्नेंस के लिए एजुकेशन, हेल्थ, मैंने कोचिंग ली थी। मैं करंट अफेयर्स दिपिन सर की क्लासेस में एनरोल्ड थी। तो ये उससे मेरा काफ़ी सब्सटैंशियल पोर्शन कवर हो गया था। इसके अलावा मैंने कुछ टॉपर्स के नोट्स भी एग्ज़ाम के मेंस के दौरान ही मतलब वो जो विंडो होता है प्री और मेंस के बीच का, मैंने टॉपर्स के नोट्स, उनकी आंसर शीट्स, जैसे श्रुति मैम के आंसर शीट्स हैं और महक मैम की जो नोट्स हैं वो मैंने एक्सटेंसिवली रेफ़र किए। उनके नोट्स बहुत अच्छे थे, स्पेशली फॉर GS2 गवर्नेंस पोर्शन, वो मैंने रेफ़र किए थे और उससे मैंने खुद के अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे। एक कंसोलिडेटेड वो तैयार किया था GS2 के लिए। तो इस तरह मैंने GS2 की प्रिपरेशन की। GS3 में इकोनॉमी के लिए अगेन मैं करंट अफेयर्स क्लासेस पे डिपेंडेंट थी, तो काफ़ी सारा करंट अफेयर्स उससे कवर हो गया था। इसके अलावा मैं फिर से मैंने श्रुति मैम के इकोनॉमिक्स के नोट्स डाउनलोड किए थे और सारे 2-3 टॉपर्स के नोट्स मैंने बैठ के कंपाइल किए थे। सेम विथ डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी जो एग्जाम्पल्स हैं, बिकॉज उनके नोट्स में बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स और ये एनेक्डोट्स वगैरह थे, केस स्टडीज़ वगैरह थी। तो आधा मैंने करंट अफेयर्स क्लासेस में कवर हो गया और बाकी मैंने टॉपर्स के नोट्स डाउनलोड किए। फिर इसके साथ साथ जो आंसर वो होती हैं टेस्ट सीरीज़, मैं टेस्ट सीरीज़ भी देती थी, उनके जो मॉडल आंसर्स होते हैं मैंने उसको भी रेफ़र करके एक होलिस्टिक अपना GS3 प्रिपेयर कर लिया। तो ये मैं बहुत थैंक करना चाहूँगी प्रीवियस ईयर्स के टॉपर्स को कि उन्होंने बहुत ही जेनरसली अपने नोट्स अपलोड कर दिए थे। एंड अच्छी बात ये थी कि वो अपडेटेड भी थे, बिकॉज उनका मेंस डिले हो गया था, तो हम लोग सेम ईयर में मेंस अटेम्प्ट कर रहे थे, तो ये मुझे एक बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल गया था। इसके साथ साथ आपको एक टाइम डिफाइन कर लेना होता है कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जैसे जितने मार्क्स का, जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक टॉपिक है, आप उसी पढ़ने को बैठें तो आप पूरे दिन विन लगा सकते हैं ये चीज़ पढ़ने के लिए। तो आपको एक स्टॉप डिसाइड करना होता है कि बस ये इनफ है, अब इसी के बेसिस पे मैं आंसर करूँगी, ताकि आप आगे बढ़ सको प्रिपरेशन में। तो 2 and 3 GS 2 and 3 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डिसाइड कर लो कि हाँ, इस थ्रेशहोल्ड को क्रॉस करके अब इससे एडिशनल अब उतना एडवांटेज नहीं होगा जितना मैं टाइम दूंगी इस चीज़ को। ये आपको डिसाइड करना होता है, ये आपका पर्सनल चॉइस होता है। बट एक बहुत हेल्प मिलती है अगर आप किसी से गाइडेंस ले लो, तो एक कोई ना कोई सीनियर या फिर कोई ना कोई फैकल्टी मेंबर से आप टच में रहिए, या फिर अपने पीयर ग्रुप में ही जिन्होंने पहले मेंस लिखा है उनसे पूछ लीजिए कि कितनी चीज़ सफिशिएंट होती है। GS4 पर आते हैं, तो GS4 के मैंने काफ़ी नोट्स बनाए हुए थे। उसके साथ साथ मैं न्यूज़पेपर तो पढ़ती थी रेगुलरली, तो मैंने व्हाट्सएप पे GS 1 2 3 4 करके सिंपल ग्रुप्स बनाए थे अपने भाई के साथ। तो मैं वो मैं न्यूज़पेपर से क्लिपिंग खींच के मैं भेज देती थी, ताकि मेरे को मेमोरी में स्टोर्ड रहे वो और मैं फिर बाद में उसको यूज़ कर सकूं। तो वो केस स्टडीज़ और जो एग्जाम्पल्स और कोट्स हैं, ये कलेक्ट करने का सिलसिला आफ्टर प्रीलिम्स स्टार्ट किया था, बिकॉज मैंने ये देखा था कि काफ़ी टॉपर्स कोट्स से स्टार्ट करते हैं आंसर्स। एथिक्स के आंसर स्टार्ट करना बहुत चैलेंजिंग होता है, बिकॉज हाउ डू यू बिगिन आंसरिंग एक कोई भी कोट हो या फिर एक जनरल सवाल भी हो, वो स्टार्ट करना चैलेंज होता है। तो मैंने थीम्स देखा कि किस किस थीम के अराउंड आ रहे हैं सवाल, और उसके ही रिलेटेड मैंने कोट्स कलेक्ट किए। इसके अलावा मैंने टेस्ट सीरीज़ की भी हेल्प ली थी। एक फोरम IAS की रेड बुक होती है, वो आपको अगर बेसलाइन मटेरियल चाहिए तो वो बहुत अच्छा मटेरियल है, आप उस पर ऐड करिएगा। आप वो लेके उस पर बहुत सारे टॉपर के नोट्स हैं, और जो न्यूज़पेपर में एग्जाम्पल्स आते रहते हैं, सोशल मीडिया पे भी बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आते रहते हैं, वो आप कलेक्ट करके एक बिकॉज एथिक्स में आई थिंक आंसर हर कोई लिख लेता है, इसमें आप कितना वैल्यू
वैल्यू एनरिचमेंट कर सकते हैं, ये बहुत मैटर करता है। तो इस हिसाब से मैंने एथिक्स की तैयारी की थी। मेरा ऑप्शनल जूलॉजी था, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी डिटेल्ड। अब बात रहती है आंसर राइटिंग की कि कितना करें, कब से करें। तो आंसर राइटिंग मैंने एवरीडे आंसर राइटिंग नहीं की है। मैं टॉपिक्स ख़त्म करने के बाद अकॉर्डिंगली टेस्ट दिए हैं, हाफ लेंथ टेस्ट एंड फुल लेंथ टेस्ट। फिर उसके बाद मैंने इस चीज़ में भी जो बेस्ट आंसर कॉपीज़ होती थी वो डाउनलोड करके मैं देखती थी। ये सब पूरा प्रोसेस मैंने ऑनलाइन किया है। मैं ऑफलाइन जाकर टेस्ट नहीं देती थी बिकॉज़ मेरे लिए टाइम क्रंच होता था वहाँ तक ट्रैवल करना। मैं राजेंद्र नगर में नहीं रहती हूँ, तो उससे बेटर मैं घर पे ही टेस्ट लिखती थी, घर पे ही पढ़ाई करती थी। इनफैक्ट सारी कोचिंग मैंने ऑनलाइन की एक्सेप्ट फॉर माई ऑप्शनल। इसके लिए आप डेली आंसर राइटिंग डिड नॉट वर्क अगेन, और टेस्ट के साथ इवैल्यूएट करती थी। तो मैंने ये देखा कि जो मैं लास्ट ईयर आंसर लिख रही थी और जो मैंने इस साल मेंस में दिए हैं या फिर मेंस की आंसर शीट है मेरी, उसमें काफ़ी अंतर है। बिकॉज़ वो सब्जेक्ट आप समझने में और समझाने में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो आपको प्रैक्टिस तो निरंतर करते रहनी चाहिए। बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं, मार्केट में भी अवेलेबल हैं। तो भले ही अगर आपका प्री नहीं निकला है तो आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तब भी भले ही मन ना करें, आप करते रहिएगा। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री है, एथिक्स के आंसर्स हैं, या आप रेगुलरली लिख सकते हैं। एक टॉपिक ख़त्म करिए और उस पर एक टेस्ट लिखिए। तो एक तो आपका टॉपिक ख़त्म हो जाता है और साथ ही साथ आपके नोट्स भी बन जाते हैं, क्योंकि वो इन्हांस ही होते हैं। पहला आंसर हर कोई गंदा लिखता है। पहला इनफैक्ट जो स्पेशली एथिक्स या फिर जीएस में अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है सोशल साइंसेस में, तो वो बहुत बचकाने आंसर्स होते हैं। तो वो धीरे धीरे, कोई और अदर वे नहीं है, आपको धीरे धीरे ही करना होगा और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा। आप उस पर पीयर रिव्यू लीजिए या फिर आप किसी सीनियर से कंसल्ट कर सकते हैं कि इसको और बेटर कैसे। नहीं तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो उस साल के टॉपर्स होते हैं उनकी आंसर कॉपी डाउनलोड करके देखिए कि उन्होंने एक्चुअली किया क्या है। तो आंसर राइटिंग के लिए आई थिंक इतना सफिशिएंट होगा। टाइम मैनेजमेंट एक सिंस मैं लॉ भी कर रही थी और इनफैक्ट अभी भी चल ही रहा है मेरा लॉ की पढ़ाई, तो मेरे लिए ये था कि कॉलेज का 6 घंटा तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ये मुझे देना ही देना है। उसके साथ आई थिंक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो लास्ट ईयर से आई थिंक हर दिन मेरा प्लान्ड रहा है, बिना किसी उसके एग्जैजरेशन के, कि मैं ये नहीं करती थी कि मुझे 5 बजे ही उठना है या फिर मुझे इतने घंटे में ये सब ख़त्म करना है। बट एक ब्रॉड सेट ऑफ टारगेट्स कि आज मुझे लक्ष्मीकांत के 4 चैप्टर्स ख़त्म करने हैं या फिर आज मुझे स्पेक्ट्रम का इतना पोर्शन कवर करना है, कंसिडरिंग कि प्रीलिम्स कितनी दूर है और मेंस कितनी दूर है। ये मेरा लास्ट ईयर से अभी तक पूरा प्लान है। बिकॉज जब तक आप टारगेट डिफाइन नहीं करते हैं आप उतना एक्स्ट्रा पुश नहीं करते हो। बिकॉज आप ज़रूरत से ज़्यादा, जिसको बोलते हैं अपनी लिमिट से ज़्यादा ही प्लान कर लेते हो। यू विल ऑलवेज ओवर एस्टिमेट वॉट यू कैन डू इन अ डे। तो वो आपकी लिमिट को पुश करता है। एंड 70% एंड 80% अगर आपका हो जाए एक दिन में जितना प्लान किया है वो सफिशिएंट होता है, बिकॉज आप आगे बढ़ते रहते हो। तो वो सेंस ऑफ डिसिप्लिन, अगेन डिसिप्लिन ऐसे सोचते हैं कि मैं तो बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं हूँ या फिर मुझसे नहीं होगा। तो डिसिप्लिन एक हैबिट होती है, और जैसे एक्सरसाइज करना हैबिट होता है, इसी तरह डिसिप्लिन भी हैबिट होती है। और वो धीरे धीरे, नो मैटर हाउ इनडिसिप्लिन्ड हु यू आर, वो धीरे धीरे ही बनती है। आप स्टार्टिंग में 1 घंटे बैठ पाते हो, फिर आप 2 घंटे बैठ पाते हो, तो वो धीरे धीरे ही इम्प्रूव होगा। फॉर्चुनेटली फॉर मी मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, तो उन्होंने मेरा बहुत टाइम सेव किया है, खाने से लेकर इन सब चीज़ों के। स्पेशली एग्ज़ाम टाइम पे मेरी मदर ने बहुत हेल्प की है। तो मैं उस सेंस में बहुत प्रिविलेज्ड हूँ कि मैं एग्ज़ाम टाइम पे अपनी डेली एक्टिविटीज़ मेरे को स्लो डाउन नहीं करती थी कि अब मुझे डिस्ट्रैक्शन है, कि मुझे इस चीज़ की चिंता करनी है, उस चीज़ की चिंता करनी है। तो वो फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा है। एंड उसके कारण मेरा कभी मैंने आज वैसे काउंट नहीं किए
कि मुझे इतने ही घंटे पढ़ना है, लेकिन ये ज़रूर था कि मुझे उस दिन के टारगेट्स मीट करने हैं। और मैं रेगुलरली मैं एम्फेसाइज़ करूँगी कि ब्रेक्स लेना ज़रूरी है ताकि आप सस्टेन कर सको वो मोमेंटम। तो संडे को मेरी पढ़ाई बहुत लिमिटेड होती थी। मैं सवेरे एक टेस्ट देती थी, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए बता रही हूँ। एक सवेरे एक टेस्ट देती थी 100 क्वेश्चंस का, उसको एनालाइज करके मैं मोर और लेस फिर बिल्कुल बहुत ही कम पढ़ाई करती थी ऑन संडेज़, जब प्रीलिम्स 2 या 3 महीने दूर होता था। तो मैंने बहुत ब्रेक लिए हैं संडेज़ को। उस ब्रेक को ऑप्टिमल यूज़, अगले दिन फिर क्या होता है, एक गिल्ट होता है कि मैंने पूरा दिन ऐसे वेस्ट कर दिया है, तो आप और ज़्यादा पढ़ाई करते हो। तो एक मोटिवेशन भी रहता है, एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन आ जाता है कि नहीं, अब मुझे वो कवर अप करना है। तो ब्रेक्स की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी रेगुलर पढ़ाई की है, बिकॉज आप कंसिस्टेंटली एवरीडे नहीं पढ़ सकते हो। तो आप अपने ब्रेक्स ऑप्टिमाइज़ करिए, आप अपना डे प्लान करिए, आप एक विज़न रखिए कि इतनी तैयारी मेरी इस समय में हो जाएगी। वो विज़न आप अपनी डायरी में लिखिए या फिर अकाउंटेबिलिटी के लिए अपने दोस्तों को भेजिए कि मैं कल ये करूँगा। मैं अपने फ्रेंड्स को रोज़ अपने टारगेट्स भेजती थी। तो ये मैंने किया है और इस हिसाब से मैंने टाइम मैनेजमेंट किया है। मैंने पायलट V7 यूज़ किया है, आई थिंक वो काफ़ी टॉपर्स यूज़ करते हैं। तो उससे स्पीड, ये बात सच है क्योंकि मैं फिर अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में भी वही यूज़ करने लगी हूँ। उससे स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है, हाथ में दर्द कम होता है और राइटिंग भी नीट आती है। बट एक ड्रॉबैक है कि वो वाटरप्रूफ नहीं है, बट आई गेस UPSC बहुत अच्छे से रखता है आंसर शीट्स, तो ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने V7 से ही आंसर लिखे थे। वो डिपेंड करता है किस चीज़ के नोट्स हैं, जैसे बहुत स्टैटिक नोट्स हैं तो वो मैंने ऑफलाइन बनाए हैं, सारे हैंड रिटन नोट्स हैं। प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। वो कुछ चीज़ें मैंने ऑनलाइन ही पढ़ी हैं। तो वन नोट पे या फिर सिंपल वर्ड पे भी मैं टाइप कर लेती थी वो चीज़ जो अपडेट करनी होती थी बार बार। हालांकि मैं मोस्टली पेन पेपर बेस्ड आज भी मैं बहुत ओल्ड स्कूल हूँ। तो जब कंसोलिडेट करने की बात आती है, जब एकदम सीरियस कि अब इन 4 कागज़ों से ही मुझे रिवाइज करना है, तो वो मेरे हैंड रिटन नोट्स होते हैं। वो हमेशा ही मैं पेन और पेपर लेकर बैठती हूँ और उसी से करती हूँ, बिकॉज़ रियल एग्ज़ाम में भी आपको पेन और पेपर से ही लिखना है, आपको टाइप नहीं करना है। लेकिन आप अगेन ये पर्सनल चॉइस होती है कि कुछ लोगों को नोट्स अपडेट करने में मुश्किल होती है, तो आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं, बट मैंने ज़्यादातर ऑफलाइन और पेन पेपर बेस्ड नोट्स ही बनाए हैं। सोशल मीडिया मैंने बहुत अवॉइड किया है। आई थिंक मैंने बहुत पहले कोई फेसबुक आईडी बनाई होगी, बट वो मैंने बहुत कुछ शायद साल भर के अंदर ही डीएक्टिवेट कर दी और मैं तब से बहुत दूर हूँ सोशल मीडिया से। कनेक्टेड रहने के लिए मैं व्हाट्सएप यूज़ करती थी, बट दैट वाज इट। सोशल मीडिया से वहीं एल्गोरिथम आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है, तो मेरे ख्याल से ये एडवांटेजियस रहा है। एट द सेम टाइम आई थिंक अब सिलेक्शन के बाद सोशल मीडिया के थोड़े नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हैं कि मेरी फेक आईडीज़ बन रही हैं और कुछ वीडियोस हैं जो सर्कुलेट हो रहे हैं, मॉक वीडियोस के, जो कि मैं नहीं चाहती थी सर्कुलेट हों। तो वो एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस भी हैं। तो अब जाके मैंने एक अपने ऑफिशियल वॉइस के लिए ट्विटर अकाउंट और इंस्टाग्राम ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है। तो मैं 2 बार प्रीलिम्स में फ़ेल हुई थी, दूसरी बार तो CSAT में फ़ेल हुई थी। तो एक नेगेटिव कॉनोटेशन जुड़ा है CSAT में असफलता से कि एक बेसिक लेवल मैथ्स आती है, बेसिक लेवल इंग्लिश आती है, इट इज़ जस्ट क्वालिफाइंग, आपका हुआ नहीं। तो मैं काफ़ी लंबे डिनायल से भी गुजरी हूँ कि नहीं मुझे नहीं देना है ये पेपर, नहीं। इनफैक्ट ये वाला अटैम्प्ट भी बहुत ही सच बात है ये कि मैं एक टाइम पर समवेयर अराउंड नवंबर मैं इतनी श्योर थी कि मैं ये वाला अटैम्प्ट नहीं दूँगी। तो मेरे सीनियर्स हैं, एक सर्विंग ऑफिशियल हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूँगी, मिस्टर अमन बंसल। उन्होंने मुझे हेल्प किया, उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि यू गिव दिस एग्ज़ाम। मेरे फैमिली ने बहुत हेल्प किया। उन्होंने बोला कि आप अटैच मत हो इस एग्ज़ाम से, आप वही करिए जो अभी तक किया है, अपनी वर्थ आप इस एग्ज़ाम से मत आकिए। मैं बहुत ऑनर्ड हूँ, मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ कि मेरी रैंक आई है
और मैं इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ कि ये छोटी बात नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम ये एग्ज़ाम आपकी लाइफ से, इनफैक्ट किसी की भी लाइफ से बड़ा नहीं है। और असफलता के बाद ऐसा नहीं है कि एकदम से ही आप मोटिवेट हो जाएं और एकदम से ही आपके अंदर वो जज्बा कभी ख़त्म नहीं होता। ये मेरे साथ तो बिल्कुल ही नहीं था। मेरा पूरा अच्छे से एक फ़ेज़ था जिसमें मुझे बिल्कुल अपने ऊपर बिलीफ नहीं था। ऐसे लगता था कि मुझसे कुछ भी नहीं हो पाएगा, बिकॉज़ 2 बार असफलता हुई थी। तो उस फेज़ से बाहर आने के लिए मेरी फैमिली ने, मेरे फ्रेंड्स ने, सीनियर्स ने बहुत मोटिवेट किया कि तुमने इतनी मेहनत की है और ज़रूरी नहीं है कि तुरंत ही तुमको रिज़ल्ट मिले, बिकॉज़ असफलता भी बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं। वो आई थिंक सफलता से ज़्यादा असफलता चीज़ें सिखाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें सीखी, बिकॉज़ बचपन से मैंने मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए, मैं बहुत सिंसियर थी, तो मुझे लग रहा था कि इतनी मेहनत तो की है तो अभी तो रिज़ल्ट आना चाहिए। वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके साथ हो। तो वो धरातल पे आना जिसको बोलते हैं, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। और आई थिंक वो बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस भी है। नाउ दैट अब मैं पीछे देखकर ये बोल सकती हूँ कि वो जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, वो जो हार है, वो अपने आप को वहाँ से उठाना और फिर भी मन ना होने पर भी पढ़ाई करना। शायद अगर मेरे को एक बार में मुझे ये सक्सेस मिल जाती तो मैं इतनी ग्राउंडेड नहीं रहती, या फिर इतनी जुड़ी नहीं रहती कि नहीं ये एग्ज़ाम बहुत ब्रूटल है और सेम तरीका है पढ़ने का। अगर आपको असफलता हो रही है तो भी पढ़नी है, सफलता मिल रही है तो भी पढ़नी है, और एग्ज़ाम साइकिल में घुसे हो तो ज़रूरी तो एक वो रहेगा कि आप एक ऑनेस्ट एफर्ट दो, एक सिंसियर एफर्ट दो और एक लॉजिकल आउटकम में ये निकले, एक सोल्यूशन, एक लॉजिकल आउटकम निकले। आपने इतना, एक संक कॉस्ट फॉलिसी बोलते हैं कि आपने इतना मेहनत किया है, इतनी वो किया है, तो एक उसका कोई आउटकम भी निकलना चाहिए। वो इन टर्म्स ऑफ रैंक हो या इन टर्म्स ऑफ आपकी पर्सनालिटी चेंज हो, वो डिपेंड करता है। बट आपने इतनी मेहनत की है तो उसका कोई ना कोई आपको परिणाम मिलेगा। इंटरव्यू आपका जनरली आपकी प्रोफाइल पे बेस्ड होता है। आप जो एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जिसको हम DAF2 बोलते हैं उस पे बेस्ड होता है जनरली। साधारणतः ये वो देखा गया है कि आपका होम टाउन, आपका स्कूलिंग बैकग्राउंड, ऑप्शनल और जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, हॉबीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर्स, अचीवमेंट्स, इनसे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। प्लस जो टेक्नोलॉजीज़ चल रही हैं, करंट अफेयर्स, इससे रिलेटेड। बहुत कम ऐसा होता है कि आपको कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस भी ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं या फिर अगर आप फाइनेंस सेक्रेटरी हैं तो आप क्या करेंगे, वो सिचुएशन देके। तो जनरली पैटर्न ये रहता है। कभी कभी वो पूछ लेते हैं कि सिचुएशनल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। हालांकि ये मैं एक्नॉलेज करूँगी कि जो रैंडम क्वेश्चंस मॉक में जो मार्केट में चल रहे हैं, जो कि स्पेशली बहुत व्यूज़ लाते हैं, स्पेशली कि गुलाब दो और ये सब, तो ये सब नहीं पूछा जाता है असली इंटरव्यू में। और वो बहुत ही कॉर्डियल रहता है, ग्रिल भी नहीं किया जाता है। बहुत सामान्य बातचीत होती है, जैसे हम अपने घर के बड़ों से बातचीत करते हैं वैसे ही वो बातचीत रहती है। और उसी में वो देखना चाहते हैं कि हम कितने अवेयर हैं, हमारी पर्सनालिटी कैसी है। तो वैसे ही सवाल रहते हैं। और मॉक्स जो बाहर एक छोटे छोटे शॉर्ट्स और रील्स बनाकर वो फेमस कर देते हैं, वो वैसे जनरली नहीं रहते। और ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है कहीं ना कहीं कि लोग बहुत ज़्यादा मिसलीड हो जाते हैं कि ऐसे सवाल आते हैं और ये कॉन्वर्सेशन का टॉपिक्स बनता है। बट ये जनरली ऐसा नहीं देखा गया है असल इंटरव्यू में। फ्यूचर एस्पिरेंट्स से मेरी यही सलाह है कि आप अपने ऊपर विश्वास रखिए और इस अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए और इस प्रोसेस को ट्रस्ट करिए और मेहनत करते रहिए। और इसी के साथ मैं सबको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी। अभी प्रीलिम्स आ रहा है, आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करिएगा एंड आई होप कि आप सबका रिज़ल्ट अच्छा रहे और सब सफलता प्राप्त करें।